एक राजा की कहानी आप सब ने ज़रूर सुनी होगी। किस्सा कुछ इस तरीके का है कि राजा की जान एक तोते में बसती थी। कुछ ऐसी ही कहानी यूपी की राजनीति में है, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आज़म खान को लेकर। उनकी जान रामपुर में बसती है। रामपुर से ही उनका राजनीतिक वजूद भी है, जहाँ से वो एक दो बार नहीं 10 बार विधायक रहे, सांसद भी रहे, और यहीं से जो उनको राजनीतिक ताकत मिली उसकी वजह से वो कुछ सालों तक यूपी के सुपर सीएम के तौर पर भी जाने जाते रहे। अब जब रामपुर में बाईपोल हो रहा है, यानी उपचुनाव हो रहे हैं, अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार तो तय नहीं किए हैं, लेकिन बीजेपी ने चारों तरफ से आज़म खान के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक उनकी रणनीति बन चुकी है। उनकी तैयारी कुछ इस तरीके की है कि यही मौका है, तवा गरम है और अभी राजनीतिक रोटी सेंक ली जाए। मतलब ये ऐसा मौका है जहां आज़म खान को उनके घर में निपटाया जा सकता है। वैसे भी आज़म खान राजनीतिक तौर पर बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में जब कोर्ट का फैसला आया, उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई और उसके बाद उनकी विधायकी चली गई। वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए हैं। अब वहाँ बाईपोल हो रहा है। ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जैसा अखिलेश यादव ने एक फ़ैसला किया मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव को लेकर कि अपनी पत्नी डिंपल यादव को ही चुनावी मैदान में उतार दिया, कुछ ऐसा ही आज़म खान के मन में ही चल रहा है। हो सकता है उनकी पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर से विधानसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बन जाए, क्योंकि उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आज़म पहले से ही स्वार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं तो मैसेज ये जाएगा वोटरों के बीच में कि आज़म खान ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आज़म अपनी पत्नी के बदले अगर किसी और को टिकट देते हैं तो फिर खतरा बढ़ सकता है। फिर तो ये होगा, ये कहना आज़म खान के लिए कि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, शायद लोग नहीं माने, और बीजेपी की तैयारी सामने में इतनी मजबूत है कि कुछ भी हो सकता है। पहले थोड़ी सी बात हम कर लें कि बीजेपी की तैयारी की। बीजेपी की पूरी तैयारी इस बात को लेकर है कि जिस रामपुर में 55% यानी 55% मुस्लिम वोटर हैं, उनमें से कुछ को क्यों न तोड़ लिया जाए, कुछ को क्यों न अपना बना लिया जाए। इसी के तहत शनिवार को वहाँ एक मुस्लिम लाभार्थी सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में ये तय किया गया, अपनी बात रखी नेताओं ने, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी भी थे, योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी भी वहाँ पे थे। लबो लिबाब कुल मिला के ये है कि जिन लोगों को, यानी जिन मुसलमानों को मोदी सरकार और योगी सरकार यानी डबल इंजन वाली सरकार में की जो तमाम योजनाएं हैं उसका जिनको फ़ायदा मिला है, जिन्हें हम और आप लाभार्थी कहते हैं, उनमें से एक डेटाबेस तैयार किया गया कि इस फलाने मुस्लिम समाज के लोगों को ये स्कीम में फ़ायदा मिला है। वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो सकता है, किसान सम्मान निधि हो सकती है, MSME हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें जिन लोगों को फ़ायदा मिला है उन तक बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पहुँचे, उनको समझाएं कि भैया वक्त बदल रहा है, आप हमें वोट दीजिए, इस इलाके का विकास होगा, आपको फ़ायदा होगा, बिना भेदभाव के। वैसे भी जो लोग काम धंधा करते हैं, जैसे ठेकेदारी हो गए या जिनको सरकारी मदद से जिनका काम धंधा चलता है, उनके मन में पहले से ये बात चल रहा है कि इस चुनाव के नतीजे से, यानी रामपुर के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। सरकार तो बदलने वाली नहीं है, योगी सरकार ही रहेगी, यानी बीजेपी सरकार रहेगी। तो हम सरकार से बैर क्यों लें, सरकार के इकबाल के खिलाफ क्यों खड़े हों। अभी तो 4 साढ़े 4 साल तक यही लोग हैं, हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। तो हो सकता है ऐसी स्थिति में कई लोगों के विचार बदल जाएं, मन बदलने लगे, वो बीजेपी को वोट कर दें, तो बीजेपी के लिए इससे बड़ा फ़ायदे का सौदा क्या हो सकता है। बीजेपी का पूरा फोकस इसी बात को लेकर है और आंकड़े भी कुछ इसी तरीके के कहते हैं, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि सबसे बेहतर मौका है। मैं आपको छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ कि जब खुद आज़म खान 2017 में यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े थे रामपुर से, तो उनको 60% वोट मिले थे। लेकिन जब 2019 में जब वो लोकसभा का सांसद बन गए चुनाव जीत कर रामपुर से, और फिर बाईपोल हो गया, उनके बदले उनकी पत्नी विधानसभा का चुनाव लड़ी, तो उनकी पत्नी को सिर्फ 49% यानी 49% वोट मिले थे। सामने में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको मिला 44% वोट।
यानी सिर्फ 5% वोटों का फर्क था। 8,000 वोटों से ही तंजीन फातिमा जीत पाई थी। मैं जो आपको आंकड़े अभी कह रहा था ना, वो जो पहले का आज़म खान का था, माफ़ करिएगा, वो आंकड़ा 2022 का था जब उनको 60% वोट मिले थे। लेकिन यही जब 2019 में हुआ था तो सिर्फ 8,000 वोटों का फासला रहा था। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार ये फासला तय कर लिया जाएगा और बीजेपी का उम्मीदवार आज़म खान के उम्मीदवार को हरा सकता है। वैसे ये जो सीट है 1977 से यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार ही लगातार चुनाव जीतता रहा। 1980 के बाद से तो लगातार आज़म खान और आज़म खान का परिवार ही जीतता रहा। सिर्फ एक छोटा सा समय था 1996 से लेकर 2002 तक जब वहाँ से कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। अलबत्ता तो आज़म खान या उनके परिवार के सदस्य, आज़म खुद ही 10 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। तो इस बार बीजेपी कई फ्रंट से ये तैयारी कर रही है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का माहौल बना दिया जाए कि ये बेहतर मौका है। आज़म खान की छवि पहले से उन लोगों ने ख़राब करने की कोशिश की है और जिस तरीके से मुकदमे हुए हैं उन पर, और आज़म को जिस तरीके से बीजेपी ने कटघरे में खड़ा कर दिया, उनकी यूनिवर्सिटी को लेकर के उन्होंने दलितों के ज़मीन को कब्जे किया, बहुत सारे मुकदमे हैं, कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खुद बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। तो चौतरफा मुसीबतों से घिरे हैं और इस बार का चुनाव जो है बहुत कम समय मिला है और बीजेपी की पहले से अपनी पूरी तैयारी है। तो बीजेपी को लग रहा है कि अच्छा मौका है और इसी वक्त जो आज़म खान बहुत कमज़ोर हो चुके हैं सियासत में, उनको ये गोल्डन चांस के तौर पर ले रही है बीजेपी कि आज़म खान को उनके ही गढ़, उनके ही किले रामपुर में निपटा दें ताकि आज़म के पॉलिटिकल करियर का एक तरीके से द एंड ही हो जाए। आपको अगर अपने कोई सुझाव और शिकायत भेजनी हो तो YouTube लिंक के नीचे जाकर कमेंट करिएगा। देखने के बाद बताइएगा कैसा लगा, आप किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। आपके सुझाव और शिकायतों का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।